नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा। सोमवार का दिन है, यानी कि हफ्ते की शुरुआत है। ऐसे में संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। क्या होगा, पक्ष विपक्ष दोनों का वार आज संसद में देखने वाली बात होगी। तो वहीं रोमांचक मोड़ पर इस वक्त है ओवल टेस्ट। हार जीत या सीरीज ड्रॉ, क्या होगा? सभी फैंस की निगाहें टिकी हैं मैच पर। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो आपको कराएंगे महादेव के दर्शन। अगले 1 घंटे में होंगी इस वक्त की देश और दुनिया की ताजा खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदन में आज खेल और समुद्री माल ढुलाई से जुड़े विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित, लेकिन बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के आसार। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से मांगा है 2 वोटर आईडी कार्ड का हिसाब। कुलगाम में आज चौथे दिन भी जारी है ऑपरेशन अखल। घने जंगलों में गोलीबारी और रुक रुक कर होते रहे धमाके। अब तक 3 आतंकवादी ढेर। गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार, लेकिन इजराइल के सामने हवाई हमले रोकने की रखी शर्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंधकों की स्थिति पर कल होगा विशेष सत्र। सावन के अंतिम सोमवार पर ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। बम भोले और हर हर महादेव के लग रहे हैं जयकारे। और रोमांचक मोड़ पर ओवल टेस्ट। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 35 रन दूर, लेकिन सीरीज ड्रॉ करने के लिए भारत को चाहिए 4 विकेट। और नया सवेरा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कुलगाम से बड़ी खबर यहां पर। आज चौथे दिन भी ऑपरेशन अखल जारी है। रात भर घने जंगलों में हुई फायरिंग और धमाके। भारतीय सेना ने तैनात किया है रुद्र हेलीकॉप्टर। 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से लैस है रुद्र हेलीकॉप्टर। अभी तक लश्कर के 3 आतंकी ढेर, ऐसी खबर आ रही है। और घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो यहां पर लगातार आतंकवादियों को मार गिराने का ये जो सर्च ऑपरेशन है, इस तरह से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ इस वक्त शब्बीर डार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है और आज चौथे दिन भी ऑपरेशन अखल जारी है। शब्बीर, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन है चौथे रोज भी आज जारी है और रात भर अपने जहाँ देखा कि इंटरमिटेंट फायरिंग और गोलीबारी भी हुई है। और आर्मी ने इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल में जो ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जो हॉल हेलीकॉप्टर है उसकी वजह से जो उनकी स्पेसिफिक लोकेशन है वो उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बताते चलूं तो अभी तक जो है 3 टेररिस्ट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और इस साल का ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि आज चौथे रोज भी ये जारी है और रात भर पूरा जो आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पूरे उस इलाके को मुहासरे में लिया है और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जो उस अखल जो जंगली एरिया है, ये कुलगाम का जो मेन टाउन है वहाँ से आधे किलोमीटर का सफर है ये, और श्रीनगर से करीबन ये 90 किलोमीटर की दूरी पे है ये जंगली एरिया। काफी घने जंगल है, टफ टेरेन है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे जो है ऑपरेशन में कुछ चैलेंजेस आ रही हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है या पैरा कमांडोज वो वहाँ पे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर से भी की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि घने जंगल है और कुछ और टेररिस्ट वहाँ छुपे होने की जो खबर है, क्योंकि फायरिंग का तबादुला जारी है।
रात भर हमने सुना फायरिंग दोनों तरफ से जारी थी और बिल्कुल कुछ शब्बीर, यहाँ पर 3 गोलीबारी आतंकियों के ढेर होने की खबर इस वक्त आई है। लगातार घुसपैठियों की हर कोशिश को नाकाम कर रही हैं सुरक्षा बल, लेकिन ये जो इतना बड़ा इलाका है, घने जंगल, जहां से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पर जारी है। किस तरह से वहां ग्राउंड जीरो से इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, कितने घुसपैठियों के, आतंकियों के अभी छिपे होने की आशंका जताई गई है? जी, तीन तो मार गिराए गए हैं, कुछ और 3 से 4 के बीच में अभी भी ये कयास किया जा रहा है कि वहाँ छुपे होंगे, लेकिन अभी ये कब वक्त होगा कि कितने वहाँ और हैं, क्योंकि ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज हर एक चीज की मदद लेके ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी छुपे हुए टेररिस्ट है उनको जल्द से जल्द मार गिरा जाए। क्योंकि हमने देखा हाल ही दिनों में कश्मीर में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन में तेजी आई है। ये इस हफ्ते का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन महादेव में हमने देखा कि किस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन 3 आतंकवादी को मार गिराया जो पहलगाम के सानिए में मुलविस थे। वो दाशीगाम श्रीनगर की जंगली एरिया में उनको मार गिराया गया। इसी तरह पुनिश के जंगली एरिया में जब इन्फिल्ट्रेशन हुई तो वहाँ लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। तो इसी तरह पूरे जम्मू और कश्मीर में इस वक्त जो है एंटी टेरर ऑपरेशन काफी जोरों पे है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो जंगली एरिया खास तौर पे है, जंगली इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, वो इस वक्त जोरों पे है। और इस वक्त जो ऑपरेशन है, जहाँ पे जो लाइव ऑपरेशन है इस वक्त, जहाँ पे 3 टेररिस्ट को मार गिराया है और उस जंगली एरिया में कुछ और टेररिस्ट की छुपे होने की खबर है। तो ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर के बाकी इलाकों में भी फोर्सेज जो है वो चौकस के हैं और हर एक कदम उठा रहे हैं जिससे जो भी टेररिस्ट यहाँ कश्मीर के जंगली इलाकों में मौजूद हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो लगातार चौथे दिन यहाँ पर ऑपरेशन अखल इस वक्त जारी है। लगातार घुसपैठियों की, आतंकियों की हर नाकाम हरकत को सीधे तौर पर हमारे सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं। इस वक्त 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर आई है। लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है सुरक्षा बलों का। और रुद्र हेलीकॉप्टर यानी कि पूरी हाईटेक तकनीक के साथ यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है निगरानी में, सर्च ऑपरेशन में। यहाँ पर सुरक्षा बलों की ओर से इस वक्त घाटी में हाई अलर्ट पे नजर आ रहे हैं हमारे सुरक्षा बल और लगातार आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया जा रहा है। यहाँ पर खबरों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आज संसद के मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो तीसरे सप्ताह की शुरुआत होगी और दोनों सदन में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। लेकिन पहले लोकसभा की बात करते हैं तो खेल से जुड़े बिल यहां आज चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जिन्हें पारित कराने की भी सरकार की कोशिश होगी। पहला बिल है राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और दूसरा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। ये दोनों बिल 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किए गए थे। तो लोकसभा में खेल से जुड़े 2 बिलों पर चर्चा आज प्रस्तावित है। तो मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह और अगर बात करें राष्ट्रीय खेल शासन बिल की, तो इसका मकसद राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस बिल में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में दिए गए प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी जुड़े होंगे। इन निकायों की राज्य और जिला स्तर पर भी इकाइयां होंगी। वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2022 में बनाए गए कानून में संशोधन की कोशिश है। यह एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है और खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से संबंधित भी कई प्रावधान हैं। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का
प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राज्यसभा में आज समुद्र द्वारा मालवहन से जुड़े एक विधेयक पर चर्चा की उम्मीद है। और इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या आज संसद की कार्यवाही शांति से चल सकेगी, क्योंकि पिछले कई दिन से बिहार एसआईआर पर हंगामा मचा रहे विपक्षी दलों को अब एक और नया मुद्दा मिल गया है और वो है तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड। दरअसल चुनाव आयोग ने तेजस्वी से पूछा है कि उनके पास 2 एपिक नंबर यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैसे आए। एनडीए ने तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम कटा नहीं है। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय कि कैसे 2 जगह नाम था और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। तो यहां तो फंस गए तेजस्वी यादव। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हफ्ते की शुरुआत है, आज सोमवार का दिन, किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है बीते हफ्ते में, क्या आज भी हंगामे के आसार हैं? कामकाज नहीं होने देंगे? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपनी आज रणनीति तय करने वाले हैं, लेकिन आसार यही है कि बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर सदन में चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दल अड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कई बार संकेत दिए जा चुके हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, इस पर सदन में कैसे चर्चा हो सकती है। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला गया था, तो फिर आखिर क्यों इस तरह से विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन में चर्चा पर जिद पर अड़े हुए हैं। हमने देखा कि चुनाव आयोग का जो उद्देश्य है एसआईआर का, वो जो मृत हो चुके लोग हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाना है, या फिर जो स्थायी रूप पे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं
उनका नाम हटाना है, या जो जिनका मतदाता सूची में 2 जगह नाम है, जिसको लेकर अभी देखिए एक विवाद सामने आया। तेजस्वी यादव ने जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब वो उनके पास मतदाता पहचान पत्र कार्ड नहीं है, तुरंत ये सामने आया कि उनका मतदान जो जहाँ पर बूथ में उनका मतदाता केंद्र था वहाँ पर उनका केंद्र है, मतदाता सूची में उनका नाम है, उनका पहचान पत्र है। तो फिर ये सवाल उठा क्या कि उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र थे। तो ये ही अपने आप में खुद साबित करता है कि बिहार SIR का जो मुद्दा है उस पर किस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है। चूँकि चुनाव आयोग का जो उद्देश्य है वो मतदाता सूची को संशोधित करना है, उसको पुनरीक्षण के जरिए ये सुनिश्चित करना है कि जिनके 2 जगह पर नाम है या फिर जो स्थायी तौर पर कहीं अलग बस गए हैं या जो मृत हो गए हैं उनका नाम हटाया जाए। चूँकि होता क्या है चुनाव के समय कि जिनके नाम मौजूद होते हैं वो उस इलाके में नहीं रहते, उनकी जगह पर फर्जी वोटिंग हो जाती है या फिर इस तरह से गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। तो ये चुनाव आयोग का काम है कि वो देखे कि समय समय पर मतदाता सूची को संशोधित किया जाए, खासकर चुनाव से पहले। तो ये इस मुद्दे पर जिस तरह से इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल, वो अड़े हुए नजर आ रहे हैं, इससे खुद उनकी मंशा पर सवाल उठता है कि क्या वो नहीं चाहते कि जो लोग मृत हो चुके हैं या जो स्थायी तौर पर अलग चले गए हैं रहने के लिए, या फिर जिनके दोहरे मतदाता कार्ड बन गए अलग अलग जगहों से, वजह चाहे जो रही हो, वो क्या ना हटाया जाए। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर बतानी चाहिए। सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और RJD और तमाम जो दल जो इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना रुख साफ करें कि क्या वो चाहते हैं कि उन लोगों के नाम ना हटाया जाए जो अब इस दुनिया के निवासी नहीं है, जो अब मृत हो चुके हैं, या फिर जिनके दोहरा मतदाता कार्ड है। तो ये बात अब बहुत स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष पूछ रहा है विपक्षी दलों से। बिल्कुल, और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है शैलेंद्र कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने SIR को लेकर जो आपत्तियां आमंत्रित की थी, जो दावे आमंत्रित किए थे, वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची, लेकिन संसद में इसको लेकर वो गतिरोध लगातार बना रहे हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर खेल से जुड़े विधेयक है, यहाँ पर समुद्र माल के परिवहन से जुड़ा विधेयक यहाँ पर सरकार की ओर से प्रस्तावित है। क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि लगातार यहाँ पर जब सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन आप कामकाज होने दें, प्रश्नकाल होने दें, महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने दें, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जय, देखिए एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब ड्राफ्ट सूची आती है तो सभी के पास मौका है कि अगर उसे लगता है कि वो मतदाता है किसी बूथ का और उसका नाम किसी वजह से मतदाता सूची में नहीं है, तो फिर उसके पास विकल्प है अपनी बात रखने का, ये संशोधित कराने का, दावा करने का। जो उसके पास स्थानीय जो कागज हैं, जो उसके घर का पता है, बाकी चीज़ें जो मान्य किया है चुनाव आयोग ने, वो उसके जरिए दावा कर सकता है। चूँकि ये अंतिम ड्राफ्ट सूची नहीं है या अंतिम सूची नहीं है, ये मसौदा था। फिर ये विकल्प दिए गए हैं, कोई VIP हो या फिर आम आदमी हो, मतदाता सभी हम जानते हैं कि समान होते हैं, और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, और कोई भी बोगस जो मतदाता है जिसका फर्जी मतदाता बना हुआ है वो संशोधित हो। तो इस पर इस तरह से जिद करना ये विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाता है। हम जानते हैं कि खेल से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक उस पर चर्चा प्रस्तावित है लोकसभा में। देखिए वो पिछले हफ्ते विधेयक पेश हुए थे, ये वो विधेयक है जिनसे एक बड़ा बदलाव खेल क्षेत्र में आना है। जानते हैं कि पहली बार BCCI भी खेल संस्था के दायरे में लाने की बात है, जो निकाय बनेगा। हालांकि उसकी ऑटोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह बात कही गई है, और चर्चा के दौरान बहुत स्पष्टता आएगी। क्योंकि मनीष तिवारी ने जब ये विधेयक पेश हो रहा था तब कहा था कि वो उसका विरोध करेंगे, चर्चा के दौरान बताएंगे कि ये इस विधेयक में क्या कमियां हैं। तो जब चर्चा होगी तब जो अच्छाई है या फिर कोई बिल्कुल, तो चर्चा तो कीजिए, बिल्कुल विरोध तो तब करेंगे जब चर्चा करेंगे, चर्चा होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपसे आगे लगातार अपडेट देते रहेंगे किस तरह से आज जो मानसून सत्र है उसके तीसरे सप्ताह की शुरुआत हुई है। देखते हैं क्या कुछ रणनीति के साथ विपक्ष इस बार आता है, आपके साथ आगे भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सावन के आखिरी सोमवार के लिए आपको ले चलेंगे महादेव के दर्शन के लिए। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे डाइजेशन को ना
ना दे धोखा MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, और अपने बच्चों को सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। शहर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं। शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार है। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, देवघर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह भक्त शिव की आराधना में लीन है। भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया है और देश भर के मंदिरों में आस्था का, श्रद्धा का एक उल्लास उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवालयों में विशेष सजावट देखी जा रही है और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हरिकेश बहादुर काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस से जुड़ गए हैं, तो वहीं संध्या गौरीशंकर मंदिर दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। तो आइए सावन के इस आखिरी सोमवार में सबसे पहले आपको ले चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस। हरिकेश, किस तरह से आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ उमड़ रही है इस वक्त, वहां पर आस्था श्रद्धा का एकदम ज्वार सा उठ रहा है। कैसे आज खास तौर पर सजावट और पूजा अर्चना की जा रही है? जय, सबसे पहले तो काशी का जो उद्घोष है हर हर महादेव, क्योंकि अंतिम सोमवार है और मैं काशी विश्वनाथ जो धाम है उसके गेट नंबर 4 पे खड़ा हूं, क्योंकि भारी संख्या में रात्रि से ही श्रद्धालु अपने कतार में लग गए थे और देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं अंतिम सोमवार पे बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। हमारे साथ एक संत हैं, आइए महाराज जरा शंख, ये शंख लिए हुए हैं, आपका दर्शन हो गया? हाँ, हो गए। शंख बजा के ओम नमो आदेश शैली सिंह जटा जोली भगवावेश कानी कुंडल भस्मर शीला शुभ रक्षनाथ को आदेश 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 महादेव महादेव बाबा विश्वनाथ की जय। अशोक कुमार त्रिवेदी जी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो जो गंगा का द्वार है जिधर से प्रवेश होता था बाबा विश्वनाथ का, वो बंद कर दिया गया है और जो श्रद्धालु हैं बाकी जो द्वार हैं उनसे उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन है, बैरिकेड किया गया है, उससे श्रद्धालु रात में ही अपने लाइन में लग गए थे, इंतजार कर रहे थे और बहुत ही सुगमता पूर्वक
यहाँ पर लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जो लोग नहीं चल सकते हैं, वृद्ध जन हैं, उनके लिए मैदागिन से गाड़ी की व्यवस्था की गई है, गडोलिया से व्यवस्था की गई है। और मैं कहूंगा कि देखिए बहुत ही ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर। तो CISF भी और NDRF खास तौर से लगी हुई है, क्योंकि बाढ़ का समय हो गया है, तो NDRF लगी हुई है जो गंगा नदी है प्रत्येक घाट पर दिखाई दे रही है लोगों की मदद के लिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत से वृद्ध हैं जो आसक्त हैं, चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि कितने ही जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो दर्शन कर चुके हैं अब तक और लाइन में लगे भी हुए हैं। जया, बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी को लाने के लिए, क्योंकि महाराज जी के शंख की गूंज वहां बनारस से यहाँ दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संध्या भी इस वक्त जुड़ गई है। संध्या यहाँ गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है। संध्या, सावन का आखिरी सोमवार है, जिस तरह से श्रद्धालु इस वक्त महादेव की श्रद्धा में लीन नजर आ रहे हैं, कुछ नजारे आप दिखाइए, किस तरह से वहां पे पूजा अर्चना हो रही है गौरी शंकर मंदिर में। बिल्कुल जया, हाथों में पूजा का थाल और मन में आस्था का दीपक लिए हुए ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में गौरी शंकर मंदिर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पौराणिक महत्व भी ये मंदिर रखता है। लगभग 800 साल प्राचीन ये मंदिर है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो बताएं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी कतार लगी हुई है और हर कोई हाथों में जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंचा है। अपने अपने सामर्थ्य और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई भगवान शिव का पूजन अर्चन करता हुआ नजर आ रहा है। जया, आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर भगवान शिव की आरती भी हुई है और उस समय का नजारा मंत्र मुग्ध करने वाला था। हर भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा था। और जैसा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, हालांकि पूरे सावन माह हर भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जप और तप में लीन रहता है, लेकिन चूंकि आज सोमवार है और सावन का ये अंतिम सोमवार, तो हर शिवालय में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। गौरी शंकर मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। कुछ भक्तगण हैं जो लंबे समय से कतार में लगे हैं और भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। उनसे भी हम थोड़ी बात करते हैं। आप कहां से आए हैं और भगवान शिव की आराधना के लिए? हम करावल नगर से आए हैं। लास्ट सोमवार है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए हम चारों सोमवार आए हैं सावन के। बस आप कहां से आए हैं और भगवान शिव का आज चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, तो किस तरह से आप अपना पूजन पूर्ण कर रहे हैं? करावल नगर से आए हैं जी हम। बहुत है, बहुत। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है जया, हम उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हर कोई भगवान शिव की आराधना किस तरह से कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं और भगवान शिव की आराधना किस तरह से कर रहे हैं? हम दिल्ली से ही हूँ मैं, और हम भगवान जी शिव की आराधना बहुत सच्चे दिल से कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अभी लाइन चल रही है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। थैंक यू। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आप भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुँचे हैं। जी, क्या मुझे आप आज सावन का आखिरी सोमवार है, अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी खुशी है हमें कि भगवान के चरणों के दर्शन मिलेंगे और हम अभिषेक कर लेंगे और सच्चे दरबार की। तो देखा जया, हर कोई इस आस्था के साथ मंदिर में पहुंचा है कि भगवान शिव उनकी आराधना जरूर स्वीकार करेंगे और उनको अपने मन माफिक जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचे हैं। कुछ देर पहले एक वृद्ध महिला भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिनकी आस्था साफ तौर पर नजर आ रही थी। किस तरह से वो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पहुंची। और आपको बताएं कि चांदनी चौक का ये जो गौरी शंकर मंदिर है, ये कई मान्यताओं से परिपूर्ण है और यही वजह है कि एक सुंदर सजावट के साथ यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव को सजाया भी गया है। और शिवलिंग पर लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई भगवान शिव को मनाने में लगा हुआ है। कोई महाअभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है और हर चेहरे पर यही वो विश्वास है कि भगवान शिव जरूर उनकी मनोकामना सुनेंगे और पूरी भी करेंगे। बिल्कुल संध्या, आप हमारे साथ बनी रहिए। आस्था का ज्वार जिस तरह से आज देश के तमाम शिवालयों में देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। काशी विश्वनाथ में मौजूद है हमारे साथ हरिकेश। एक बार फिर वहां का रुख कर लेते हैं। हरिकेश, जिस तरह से
शंख की गूंज इस वक्त पूरे देश में गूंज रही है। खास तौर पर इंतजाम आज सावन के सोमवार के लिए किए जाते हैं, लेकिन सावन का महीना अभी जारी है। ऐसे में ये पूजा अर्चना का दौर, ये श्रद्धालुओं का दौर यूं ही जारी रहेगा। किस तरह से एक अलग ही छटा बनारस में नजर आती है इस सावन के दौरान, क्या कुछ खास है जो सिर्फ इसी महीने में हमें देखने को मिलता है? जया, देखिए कि जैसी हमारे साथी बता रही थी दिल्ली से कि जो सावन है पूरा महीना जो है बाबा भगवान का है, बाबा विश्वनाथ का है, भोलेनाथ का है, महादेव का है। तो काशी में जो काशी विश्वनाथ है, प्रत्येक सोमवार को बाबा के अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। चूंकि आज अंतिम सोमवार है तो आज बाबा का रुद्राक्ष से श्रृंगार होगा। और आपको मैं बताऊं कि यह पावन माह जो बाबा को विशेष प्रिय है, काशी में खास तौर से या पूरे देश में भी आप कह सकते हैं, जो बाबा के भक्त हैं वो अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं। और सावन के प्रत्येक दिन का महत्व होता है जिसमें किसी भी दिन लोग रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन के जो दिन सोमवार के दिन पड़ते हैं उनमें तो काफी संख्या में लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन जो और भी दिन है सावन के प्रत्येक दिन बाबा को प्रिय माने जाते हैं, पूरा महीना प्रिय माना जाता है। तो इसलिए इसके अलावा जो आपने कहा काशी में, तो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं जया कि 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे देश में हैं उनकी संकल्पना जो है काशी में की गई है। तो बाबा विश्वनाथ के अलावा जो और ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे यहाँ पे जगह है बैजनाथ, वहाँ पे बैजनाथ मंदिर है। सिगरत पे मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा दोपहर में विश्राम करने चले जाते हैं। महाकाल का मंदिर है, मृत्युंजय महादेव का एक यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत महत्ता है, वहाँ पे महाकाल का मंदिर है। तो इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो काशी में भी मौजूद है। इसके अलावा जो और मान्यता के मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर माने जाते हैं, 12वीं शताब्दी का कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए पंचकोशी की यात्रा शुरू की थी तो कर्दम ऋषि ने उन्हें बताया था कि आप यहाँ पर स्थापित कीजिए भगवान शिव को। वो कर्दमेश्वर महादेव है। शूलटंकेश्वर जहाँ से काशी शुरू होता है, मान्यता ऐसी है कि जब गंगा जी ने काशी को कोशिश की कि बहा ले जाएं तो भगवान ने अपने त्रिशूल से वहां पर रोक दिया माँ गंगा को, वो शूलटंकेश्वर है। और गंगा और गोमती के तट पर मार्कंडे महादेव, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने अपने भाषण में उद्बोधन में किया था कि मार्कंडे महादेव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि आप जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको असुविधा न हो। तो शूलटंकेश्वर के लिए भी प्रधानमंत्री ने इस बार जब घोषणा की तो उसमें जो सड़क मार्ग है उसके विकसित करने के लिए भी धन दिया। तो इस तरह से आप शूलटंकेश्वर से लेकर महादेव, मार्कंडे महादेव तक जो मंदिर हैं उनमें जो भक्तगण हैं, जो कांवड़िए हैं, वो जलाभिषेक, गंगा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चूंकि मैं विश्वनाथ मंदिर पर खड़ा हूं इस समय, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी संख्या में रात्रि से ही कतार में लगे श्रद्धालु बिल्कुल, और ऐसी कतारें हमें इस वक्त देश के तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही है क्योंकि आस्था बहुत है। श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा है महादेव के लिए, उसका ज्वार कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त साफ तौर पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है सावन के आखिरी सोमवार के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश और संध्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें महादेव के दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आइए यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आ मार्कोस आज से 8 अगस्त तक भारत की यात्रा पर होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ फिलीपींस की पहली महिला लुइस अनेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आएगा जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस के ये पहली भारत यात्रा होगी। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी।
तो आज से 8 अगस्त तक वो रहेंगे भारत की यात्रा पर। और कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उनके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या समीक्षा कर सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में न आए। तो पीआईबी फैक्ट चेक जरूर आप देखें किसी भी खबर की पुष्टि के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए देश के विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। पुणे के जुन्नर तालुका के पर्यावरणविद रमेश खरमाले को आमंत्रित किया गया है। खरमाले ने इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन से प्राप्त यह आमंत्रण सत्यमेव जयते के आदर्श वाक्य का एक उदाहरण है। मैं कोई पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करना ये हमारा एक एम था। बहुत खुशी हो रही है कि एक अपने राष्ट्रपति जी हमें यहाँ पे निमंत्रण भेजते कार्यक्रम के लिए, और वो भी 15 अगस्त के दिन। इससे अच्छा बड़ा मौका मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि मैं जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है उस काम का मेरा आज जीवन सार्थक होगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सर्पमित्रा वनीता बोराडे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। डाक विभाग के अधिकारियों ने उनके गांव बोठा पहुंचकर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। वनीता बोराडे सर्प संरक्षक, सर्प मित्र और विशेषज्ञ हैं। अब तक वे 71,000 से अधिक सांपों को मानव बस्तियों से सुरक्षित पकड़कर जंगलों में प्राकृतिक आवास में छोड़ चुकी हैं। जैव विविधता की जीवन श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पर्यावरण ही जीवनधारा के मंत्र के साथ सोयरे वांचरे मल्टीपर्पज फाउंडेशन नाम की एक चैरिटेबल संस्था की स्थापना की है। इस सम्मानजनक आमंत्रण पर वनीता बोराडे ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उनके इस कार्य को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। ये वो गुमनाम नायक हैं जिन्हें आज उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करें दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 2 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगी। इनमें से एक वित्त वर्ष 2023 और 24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी हुई है। इस सत्र में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद दिल्ली विद्यालय शिक्षा के तहत फीस तय करने और उसे नियंत्रित करने में पारदर्शिता विधेयक 2025 विधानसभा में पेश करेंगे। खास बात यह है कि इस बार विधानसभा का ये सत्र पेपरलेस होगा। रविवार को दिल्ली विधानसभा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 500 किलोवाट की क्षमता वाले अत्याधुनिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा जैसे मैंने पहले कहा, इसके तहत इन्होंने हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। हमने पहले भी इसमें प्रयास किया, लेकिन जैसे मुझे लगता है पहले की सरकार ने क्या सोचा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। ग्रीन एनर्जी में भी आपने 500 किलोवाट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट दिल्ली विधानसभा में, ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग में आपने शुरू किया है। दोनों इन जो कार्य आपने किए हैं उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं।
सभा और आज 2 अहम CAG रिपोर्ट भी पेश कर सकती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर। और आइए नया सवेरा में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। खराब लाइट के कारण चौथे दिन का खेल जल्दी समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश टीम जीत से महज 35 रन दूर है, जबकि भारत को 4 विकेट चाहिए। भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। जैमी स्मिथ 2 रन और जैमी ओवरटन 0 पर नाबाद लौटे। जो रूट 105 रन और हैरी ब्रूक 111 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 3 और मोहम्मद सिराज 2-2 विकेट ले चुके हैं। भारत अपनी दूसरी पारी में 396 रन पर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड टीम की पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड टीम को पहली पारी में 23 रन की बढ़त मिली। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। तो यहां पर रोमांचक मोड़ पर मुकाबला और इस वक्त तमाम फैंस की नजर टीम इंडिया पर लगी हुई है। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता। गौरव, सबसे पहले बात तो यह है कि जो भी जीतता है, इंग्लैंड जीते या इंडिया जीते, इतिहास तो आज रचने जा रहा है ओवल टेस्ट पे। लेकिन क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? सुबह है, ताजी गेंद है, उसके साथ क्या यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई एडवांटेज भारत को मिलता हुआ नजर आ सकता है? जय, अगर एडवांटेज की बात करें तो जाहिर तौर पर एक कहना चाहिए कि कल का जो दिन था, एक एडवांटेज कल टीम इंडिया के पास था। जिस तरह से टीम ने प्रेशर बनाया था और जिस तरह से हैरी ब्रूक, जो रूट के विकेट जो है वो निकले थे, तो ये दोनों क्योंकि जमे हुए बल्लेबाज थे और इन दोनों के विकेट जब कल निकले तो उसका असर था। जैकब बेथल का भी विकेट निकल गया था। तो आपको मैं बता दूं कि 301 पे इंग्लैंड की टीम जो थी वो 3 विकेट थे उसके 301 पे, और फिर 339 पे आते आते टीम के 6 विकेट हो गए थे। यानी यहाँ पर जो था वो प्रेशर वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे थी, दबाव में थी इंग्लैंड की टीम उस वक्त पे। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि उस वक्त खराब रोशनी हुई और उसके बाद बारिश देखने को मिली, जिसके चलते मैच कल का जो था वो पूरा नहीं हो सका। चौथे दिन का पूरा मैच जो है वो नहीं हो पाया।
लेकिन आज की अगर आपने जैसे बात की है तो यकीनी तौर पर फ्रेश डे है, फ्रेश डे भारत के लिए भी है और फ्रेश डे इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए भी है, क्योंकि उनको जो है वो एक रिवाइव होने का समय मिल गया उन्हें आपस में, क्योंकि जब टीम वापस जाती है ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, कोच से मिलते हैं, टीम मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो उनके सामने अब ये एक टारगेट है कि सिर्फ एक 35 रन चाहिए। आज का पूरा दिन है, आपके पास 4 विकेट हैं, सिर्फ 35 रन चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे वो कल लो दिख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें उनको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां तक आपने भारत की बात की तो 3 ओवर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जो है वो नई गेंद जो है वो आज मिलेगी। और कुछ भी कह लीजिए कि जिस तरह से रिदम जो थी कल भारतीय गेंदबाजों की थी, उसको तुरंत जब आप फ्रेश डे पे उतरते हैं तो आपको रिदम में आने में थोड़ा समय जरूर लगता है। और यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि आपके पास अब इतना स्कोर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 35 रन यहाँ पर इंग्लिश टीम को बनाने। जी सिर्फ 35 रन चाहिए। तो ऐसे में आपको रिदम गेन करने में, उसी रिदम को वापस कंटिन्यू करने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक एज जो है वो इंग्लिश टीम के पास है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन नहीं है। और हमने कल देखा भी किस तरह से कि क्रिस वोक्स जो कि कंधे में चोट के चलते जिनको रूल्ड आउट कहा जा रहा था, वो भी जो है वो इस मैच में जो है वो बने हुए हैं। और कल हमने देखा कि किस तरह से ड्रेसिंग रूम में इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में हलचल थी। कंधा भले ही उनका टूटा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तैयार थे कि अगर ऋषभ पंत जो है, पिछला टेस्ट जो हमने देखा था कि किस तरह से फ्रैक्चर होने के बाद पैर में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं क्रिस वोक्स भी दिखा रहे थे कि वो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी उतर करके आ जाएंगे, क्योंकि रन बहुत कम है। एक साथी का छोर चाहिए जहां पे वो टिक सके और दूसरे बल्लेबाज को भरोसा दे सके। तो ये सब तमाम चीजें हैं। तो इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। जिस तरह से टीम इंडिया ने खुद को बाउंस बैक कराया, लेकिन सवाल ये भी है कि एक समय टीम जो थी वो बहुत अच्छी सिचुएशन में थी। 106 रन पे इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट ने किस तरह से पार्टनरशिप की, और एक लंबी पार्टनरशिप की, 195 रन की पार्टनरशिप की, जिसने भारतीय टीम को जो है वो जीत से बहुत दूर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद एक बार दोबारा से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, सदी हुई गेंदबाजी की और एक अटैकिंग गेंदबाजी करके भारत को दोबारा से एक बार मैच में जरूर लाए हैं। लेकिन फिर भी आज का दिन जो है वो अब पहला सेशन जो है उसी में ही सब कुछ होना है। और मैं समझता हूं कि इस पहले सेशन में जो टीम जो है वो अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने रख पाएगी, वो जीतेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ओवल टेस्ट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर इंग्लैंड सिर्फ 35 रन की दूरी पर बनी हुई है जीत, और उसके भी सिर्फ 35 रन है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज ओवल टेस्ट में। और यहाँ सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियां जानने की। और आइए यहाँ पर अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला का रुख करते हैं। शहला, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? सुप्रभात जया। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम सुर्खियों की बात करते हैं तो सबसे पहली सुर्खी मैं जनसत्ता से ले रही हूँ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दरअसल कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके कुछ घंटों के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात के लिए पहुंचे। हाल ही में जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जो है उसे लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया शुरू की है, तो उस गहमागहमी को देखते हुए ये मुलाकात जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दैनिक जागरण से ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग को मतदाता पहचान पत्र पर घेरने वाले तेजस्वी यादव अब खुद ही अपने बिछाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे और अब तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष को नोटिस देकर एपिक कार्ड की मूल प्रति भी मांगी है। दरअसल अपने लगाए आरोप पर खुद बैकफुट पर आ गए हैं अब तेजस्वी यादव, जो कि राजद नेता हैं। उन्होंने मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने का आरोप लगाया था, जिसे अविलंब संशोधित करके
अपने 2 एपिक नंबर का फिर उन्होंने बाद में उल्लेख भी किया और प्रारूप निर्वाचन सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं होने संबंधी बयान पर चुनाव आयोग ने जांच शुरू की। और अब प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव के पास आखिर ये जो 2 एपिक नंबर है ये आए कैसे, जिसका खुद उल्लेख राजद नेता कर चुके हैं। तो इस पर जो है अब चारों तरफ से उन्हें आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक और खबर का रुख करते हैं, खबर हरिभूमि से ले रहे हैं। अब मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जल्द शुरू होगी, जिससे अब समय भी बचेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की है। रविवार को उन्होंने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच की यात्रा का समय जो है 2 घंटे 7 मिनट रह जाएगा सिर्फ। केंद्रीय मंत्री भावनगर टर्मिनस पर थे और जहां से उन्होंने अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा पुणे एक्सप्रेस और जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को डिजिटल रूप से हरी झंडी भी दिखाई और इसे रवाना किया। तो आपको बता दें कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति से चलेगी ये बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच। पहली बुलेट ट्रेन कहेंगे इसे 508 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी और ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र से शुरू होगी और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति से गुजरात के वापी, सूरत, आनंद, वडोदरा और अहमदाबाद को जोड़ती भी नजर आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं, हिंदुस्तान अखबार से इसे उठा रहे हैं। आईआईटी में भारतीय परंपरा को अब शिक्षक जानेंगे। ये एक नई पहल है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा से रूबरू कराएगी और शिक्षक अब परंपरा से परिवर्तन का सफर जो है वो तय करते हुए नजर आएंगे। देश के 2 आईआईटी में प्रशिक्षण के लिए उनको भेजा जाएगा और आपको बता दें कि मौजूदा प्रशिक्षण सत्र में आईआईटी मंडी और गांधीनगर शामिल है। और इस पहल का कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वो शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय जो संस्कृति है उससे रूबरू कराना और जो नेक्स्ट पीढ़ी है उस तक उसको जो है आगे भेजना शामिल है। नवभारत टाइम्स से अगली खबर हम उठा रहे हैं और ये खबर जो है थोड़ी सी चिंताजनक भी है क्योंकि हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो मोबाइल के एडिक्शन का शिकार होता जा रहा है। बढ़ता जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी दूर करता नजर आ रहा है और ये अमेरिकी जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन में प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट के ऊपर आधारित ये रिपोर्ट है जो कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता इस रिपोर्ट ने लगातार बढ़ा दी है। सोशल मीडिया और वीडियो गेम, मोबाइल फोन का बढ़ता हुआ उपयोग न केवल बच्चों और किशोरों की दिनचर्या को लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है बल्कि ये जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी खासा प्रभाव डाल रहा है और इससे आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां तक जो है वो विकसित हो रही हैं। ये पाया गया है इस रिपोर्ट में कि 11 वर्ष की उम्र से ही हर 3 में से 1 बच्चा सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फोन के बढ़ते एडिक्शन का शिकार हो रहा है और दिल्ली की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, वो भी चिंताजनक इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो फिलहाल जया, अखबारों की दुनिया से इतना ही। शुक्रिया शैला, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट और ये खबर जरूर पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक अलार्म का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बढ़ते हैं नया सवेरा में, बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों का। हमास ने इजराइल के सामने शर्त रखी है कि वो अगर हवाई हमले रोक दे और मानवतावादी मार्ग स्थायी रूप से खोल दे तो हमास की ओर से इजरायली बंधकों को मेडिकल सहायता और भोजन जैसी मदद दी जाएगी और इसके लिए वो रेड क्रॉस से समन्वय करने को भी तैयार है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन साउर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल मंगलवार को विशेष सत्र का आयोजन करवाया जिसमें गाजा में बंधकों की स्थिति और संभावित मानवीय राहत और शांति प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। दक्षिणी रूस के सोची स्थित एक तेल डिपो में यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण 2 तेल टैंकों में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने रात भर में 93 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं जिनमें कास्त्रोडार क्षेत्र के ऊपर एक और काला सागर के ऊपर 60 ड्रोन शामिल हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं कारोबार जगत की। ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी पर सहमति जताने के बाद एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $70 प्रति बैरल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड
दरअसल सितंबर महीने से ओपेक देश हर दिन 5,47,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। आज एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि भारत का गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। जापान के निकेई, हांगकांग के हैंग सेंग और ताइवान में मार्केट लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। बीएसएनएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क की स्थापना में सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की संख्या बीते महीने जुलाई में 19.47 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सालाना आधार पर 35% की वृद्धि को दर्शाता है। मरीजों के लिए दवाओं को अधिक किफायती बनाने की दिशा में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को कर गई है पार, जिनमें से अधिकतर ऐसे लोगों के खाते हैं जो कभी बैंक के दरवाजे तक भी नहीं गए। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इस वर्ष जुलाई में लौह अयस्क उत्पादन में 43% की वृद्धि दर्ज की। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको केरल के कोट्टायम जिले में मलारिकल गांव आपको लिए चलते हैं, जो धान के खेतों में खिलने वाली वाटर लिली के लिए मशहूर है। और खास तौर पर मॉनसून में इस सीजन में तो नया सवेरा में आप लीजिए इन गुलाबी वाटर लिलीज की खूबसूरती का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।